गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम महिला महाविद्यालय बांदीकुई। आज हम नेशनल मूवमेंट में गांधीयन पीरियड है उससे आगे बढ़ते हुए जो मैं आपको बता रहा था भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बारे में कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर और कंपनियों को उन्होंने पराजित कर दिया, धीरे धीरे उन्होंने एकाधिकार स्थापित कर लिया, फिर वो भारत का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शोषण करने लगे। 1857 की क्रांति हुई, फिर साम्राज्य ने शासन अपने हाथ में ले लिया। 1861 में भारत परिषद अधिनियम बना, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही थी। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम बना, कर्जन का अनुचित शासन भारत में आया, बंगाल का विभाजन हुआ और 1909 का भारतीय शासन अधिनियम बना। उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और भारित मतदान को अपनाकर काफ़ी हद तक कमी छोड़ दी गई, भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। आगे चलकर 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेस्क्यू के द्वारा घोषणा हुई थी, मॉन्टेस्क्यू चॉम्स्फोर्ड सुधार हुआ था और उसी के आधार पर 1919 का भारतीय शासन अधिनियम बना था। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के लक्षणों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि इस अधिनियम में किस किस प्रकार के जो लक्षण हैं वो मौजूद थे, या 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी। नंबर 1 आती है इसमें प्रांतों में आंशिक दोहरा शासन। 1919 के अधिनियम से पहले जो प्रांतों का शासन है वो एक सूत्र में ही था, अर्थात प्रांतों में गवर्नर होता था और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद होती थी। ये जो कार्यकारिणी परिषद है इसमें जितने भी सदस्य होते थे उनको विभागों का वितरण कर दिया जाता था और यही शासन का संचालन करते थे। अब जब आंशिक वो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हुई तो यहाँ इस प्रांतों के शासन को 2 भागों के अंतर्गत विभाजित कर दिया। एक भाग जो इसका बनाया था वो तो बनाया था रक्षित विषयों का, और जो दूसरा भाग इसका बनाया था वो था हस्तांतरित विषयों का। अब यहाँ ये किया था कि रक्षित विषयों का जो भार है वो तो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास में रहेगा, और जो हस्तांतरित विषयों का जो भार है वो लोकप्रिय मंत्रियों का रहेगा। ये लोकप्रिय मंत्री जनता के द्वारा निर्वाचित होकर जाएंगे और जनता के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। तो पहली बार इस 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा दोहरा शासन किया गया था। पहले सारा शासन गवर्नर उसकी कार्यकारिणी परिषद में था, और अब एक सुधार इसमें ये हुआ था कि हमारी भारतीय जनता है उसके द्वारा चुने गए लोकप्रिय मंत्रियों के हाथों में भी शासन दे दिया गया था। तो प्रांतों में आंशिक रूप से दोहरे शासन की व्यवस्था इस अधिनियम में अपनाई गई थी। दूसरी जो विशेषता आती है वो है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। प्रांतों में गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद होती थी। ये जो कार्यकारिणी है उसमें गवर्नर 2 सदस्य, 4 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य, यानी कि जैसा प्रांत होता था, जितना बड़ा प्रांत होता था उसी प्रकार से वो अपने कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों को रखता था। लेकिन अब यहाँ कई प्रांत हैं उसमें कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करके और भारतीयों की जो संख्या है उसको उसमें बढ़ा दिया गया था। यहाँ हम ये कहें कि मद्रास, बम्बई और बंगाल ये 3 प्रांत ऐसे थे जिसमें कार्यकारिणी परिषद की जो सदस्य संख्या है उसको 4 कर दिया था, और 4 में से 2 सदस्य हैं वो भारतीय रखे गए थे अनिवार्य रूप से। तो अब भारतीयों की जो सहभागिता है वो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में होने लग गई, और जैसा अभी मैंने आपको बताया कि लोकप्रिय मंत्रियों के हाथों में भी शासन आ गया, तो काफ़ी हद तक जो प्रांत हैं उनमें सहभागिता भारतीयों की होने लगी। और जितने भी जो छोटे प्रांत हैं मद्रास, बम्बई और बंगाल से अलावा इनमें कार्यकारिणी परिषद के 2 सदस्य रखे गए, जिनमें से एक भारतीय है वो अनिवार्य रूप से कर दिया गया। इस रूप में प्रांतों की जो कार्यकारिणी परिषद है उसका विस्तार किया गया था और उसमें भारतीयों की सहभागिता और ज़्यादा की गई थी। ये भी एक अच्छी जो बात है वो पहली बार इस 1919 के अधिनियम के द्वारा हमारे भारत में हो पाई थी।
तीसरी वाली बात आती है इसमें प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। 1919 के अधिनियम से पहले हमारे भारत में इस प्रकार की स्थिति प्रांतों में देखने को मिलती थी विधान परिषदों में कि यहाँ जो मनोनीत सदस्य होते थे ये तो ज़्यादा होते थे और जो निर्वाचित सदस्य होते थे ये कम होते थे। इस स्थिति में जो मनोनीत सदस्य होते थे वो ब्रिटिश शासन के द्वारा मनोनीत होते थे, अतः वो यस मैन का काम करते थे, वो ब्रिटिश शासन की जी हजूरी करते थे। और जो निर्वाचित सदस्य होते थे जनता के द्वारा होते थे लेकिन ये संख्या में कम होते थे। इसमें एक क्या बात होती थी कि जब विधान परिषद किसी भी प्रकार का नियम या कानून बनाती थी तो वो कानून या नियम है वो बहुमत के आधार पर बनता था। और चूंकि मनोनीत सदस्य ज़्यादा होते थे तो ब्रिटिश शासन जैसा चाहती थी वैसा ही कानून का निर्माण कर पाती थी। और यहाँ निर्वाचित सदस्य उनकी संख्या कम थी, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा अपना जो महत्व है कानून निर्माण में उसको नहीं निभा पाते थे। अब उस स्थिति में ये किया था यहाँ बदलाव करके कि प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया जाए और अब इसमें ये किया जाए, ये चेंज किया जाए कि जो निर्वाचित सदस्य हैं वो कुल सीटों का 80% होगा और जो मनोनीत सदस्य है वो कुल सीटों का 20% होगा। अब जो पहले बहुमत इधर को था अब वो बहुमत इधर को आता हुआ दिखाई दिया और प्रांतीय विधान परिषदें हैं वो प्रांतीय लोगों के हितों में कानूनों का निर्माण करने लगी। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा एक चेंज ये भी हुआ था, अच्छा कार्य ये भी हुआ था कि प्रांतीय विधान परिषद है उनका पुनर्गठन कर दिया गया था। चौथी जो लक्षण आता है इसमें नंबर 4 का वो है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। जहां प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी वहीं पे केंद्र में अनुत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। अर्थात जो जहां प्रांतों में गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद होती थी उसी प्रकार से जो भारत है उसमें जो सेंटर है वहाँ पे गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद होती थी। ये जो गवर्नर जनरल इसकी कार्यकारिणी परिषद है ये केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। अर्थात जो गवर्नर जनरल किसी भी प्रकार का निर्णय ले लेता था वो मान्य हो जाता था। वो अगर उसको केंद्रीय विधानसभा से सहमति ले लेता था तो ठीक, और अगर नहीं भी ले लेता तो उस स्थिति में गवर्नर जनरल का जो निर्णय है वो अंतिम होता। तो यहाँ पे केंद्रीय विधानमंडल का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद है इसमें किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व तो नहीं था। तो जहाँ के प्रांतों में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना थी तो सेंटर में अनरेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना थी। नेक्स्ट बात आती है केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। केंद्र में जो ये गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद है इसका विस्तार किया गया। पहले कार्यकारिणी परिषद में सदस्य संख्या कम थी और अब कार्यकारिणी परिषद की सदस्य संख्या है उसको बढ़ाया गया। यहाँ 2-3 बात की थी। पहली नंबर की जो बात थी इसमें विस्तार करते हुए ये थी कि कार्यकारिणी परिषद की सदस्य संख्या है इसमें संख्या संबंधी बात को पूरी तरीके से हटाया जाए। अर्थात गवर्नर जनरल है वो अपनी कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य रख सकता है जो उसके हिसाब से चलता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो इसमें ये बनाई थी कि अगर कोई ऐसा भारतीय है जिसे 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहते हुए हो गया हो तो वो कार्यकारिणी परिषद में लॉ मेंबर बन सकता है। जब इस प्रकार की व्यवस्था की तो हमारे भारत में एक भारतीय का इसमें नंबर आ गया था और वो थे सर तेज बहादुर सप्रू। ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम लॉ मेंबर बने थे। और तीसरी बात इसमें ये आई थी कि कार्यकारिणी परिषद की जो सदस्य संख्या है वो 6 वर्तमान में की जाती है और 6 में से 3 सदस्य वो तो भारतीय होंगे ही। अर्थात पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी और अब इस प्रकार की व्यवस्था कर दी थी कि 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होंगे। अब यहाँ पर आधे जो
सदस्य हैं वो कार्यकारिणी परिषद में हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीयों की भूमिका भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में होने लग गई थी। पहले इतने मेंबर कार्यकारिणी परिषद में नहीं होते थे, तो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद है उसका विस्तार किया गया। नेक्स्ट बात जो आती है इसमें वो है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, इसकी स्थापना हुई थी। पहले केंद्र में केवल एक सदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना थी। अब 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की, अर्थात 2 सदन हैं वो व्यवस्थापिका में बनाए गए थे। ये एक व्यवस्थापिका थी, इसमें 2 सदन बनाए गए थे। एक जो सदन है उसका तो नाम रखा था केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, और दूसरा जो सदन है उसका नाम रखा था राज्य परिषद। अब ये जो केंद्रीय विधानसभा है इसमें भी सदस्य हैं वो चुनकर आते थे, और राज्य परिषद में राज्यों से सदस्य चुनकर आते थे, तो राज्यों की भी भूमिका केंद्रीय व्यवस्थापिका में हो गई थी। केंद्रीय व्यवस्था विधानसभा है, इसकी सदस्य संख्या उसको भी बढ़ाया गया। इसमें कुल 143 सदस्य हैं वो बनाए गए। इसमें भी ये कर दिया था कि इसमें 103 सदस्य हैं वो तो निर्वाचित होंगे, और 40 सदस्य हैं वो मनोनीत होंगे, अर्थात निर्वाचित सदस्य हैं इनका आंकड़ा ज़्यादा बनाया गया ताकि बहुमत है वो जनता के हित में हो, और केंद्रीय व्यवस्थापिका भारतीय जनता के हित में ही नियमों का निर्माण करे। इसी प्रकार से जो राज्य परिषद है इसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था की थी कि यहाँ पे राज्य परिषद में 33 सदस्य हैं वो तो निर्वाचित किए गए थे, और जो 27 सदस्य हैं वो इसमें मनोनीत कर दिए गए थे। इस प्रकार से इसकी कुल सदस्य संख्या 60 रखी गई थी। तो ऐसी जो स्थिति है वो यहाँ पर अपनाई गई थी, यानी कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। एक तो था केंद्रीय विधानसभा और दूसरा था राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 143 और राज्य परिषद की कुल सदस्य संख्या 60। इसमें 143 में से 103 तो निर्वाचित थे और 40 मनोनीत थे। राज्य परिषद में 33 सदस्य वो तो निर्वाचित थे और 27 सदस्य इसमें मनोनीत थे। इस प्रकार से जो केंद्र है उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा की गई। नेक्स्ट बात आती है इसमें केंद्रीयकरण से विकेंद्रीकरण। जब भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कर्जन था, तो लॉर्ड कर्जन का शासन है वो 1897 से लेकर 1905 तक आता है। जहाँ 1897 से लेकर 1905 8 सालों में लॉर्ड कर्जन ने भारत में केंद्रीयकरण व्यवस्था को लागू कर दिया था। अर्थात जो प्रांत हैं वो तो केंद्र के मातहत ही थे, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार है वो नहीं था। ऐसी स्थिति में यहाँ ये कर दिया कि अब विकेंद्रीकरण की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा होगी, और केंद्र ही सब कुछ नहीं होगा, अपितु जो प्रांत हैं उनको भी अलग से शक्ति प्रदान कर दी गई थी, और सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था है वो इसके द्वारा की गई थी। अब यहाँ ये कर दिया था कि जो प्रांत हैं उनको भी कर लगाने का अधिकार होगा। पहले कर लगाने का जो अधिकार है वो केंद्र को था, वसूल करने का अधिकार प्रांतों को था, वो कर है वो केंद्र के पास में चला जाता था, और केंद्र ही ये तय करता था कि इस टैक्सेशन को किस रूप में खर्च किया जाए, वो प्रांतों को कितना हिस्सा दे, ये केंद्र ही तय करता था। अब ये हो गया कि प्रांतों में कर लगाने का अधिकार प्रांतों को होगा, प्रांतीय व्यवस्थापिका इसका निर्णय लेगी। तो दूसरी बात कि पहले ऋण लेने का अधिकार है वो केवल केंद्र को था। केंद्र अगर किसी प्रकार की प्रतिभूति देता तो प्रांत हैं वो ऋण ले सकते थे। अब यहाँ ये कर दिया कि प्रांत भी सीधे किसी प्रकार का ऋण ले सकते हैं, यानी कि ऋण लेने का अधिकार, कर लगाने का अधिकार पहले केंद्र के पास में था, जो अधिकार अब प्रांतों को दे दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि जो लॉर्ड कर्जन के समय केंद्रीयकरण की नीति को अपनाया गया था, 1919 के भारतीय
भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीयकरण की नीति से विकेंद्रीकरण की नीति को भी अपनाया गया और जो केंद्र है उससे कुछ अधिकार हैं वो हटाकर और प्रांतों को भी सौंप दिए गए थे। नेक्स्ट बात आती है इसमें शक्ति विभाजन। 1919 से पहले सारी शक्तियां हैं वो केंद्र के पास में होती थी। अब 1919 के अधिनियम के द्वारा शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था और दो प्रकार की जो सूचियां हैं यहाँ पर बना दी गई थी। एक तो केंद्र सूची और दूसरी थी यहाँ पर राज्य सूची या प्रांतों की सूची। इसमें यह तय कर दिया था कि केंद्रीय सूची में प्रमुख केंद्रीय स्तर के विषय होंगे और राज्य सूची में राज्य स्तर के विषय होंगे। केंद्र सूची के विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार है वो केंद्र की विधानमंडल को होगा और प्रांतीय सूची पर या राज्य सूची पर कानून निर्माण करने का अधिकार है वो प्रांतों की विधान परिषद को होगा। तो यहाँ पर जो केंद्रीय विषय हैं या केंद्र सूची के विषय हैं इनमें जो प्रमुख विषय रखे गए थे वो थे विदेश, सेना, रेल, डाक, संचार, आयकर, टंकण, मुद्रा, जहाजरानी, चुंगी, दीवानी और फौजदारी कानून। ये ऐसे विषय थे जिनको केंद्रीय सूची में निहित किया गया था और स्पष्ट कर दिया था कि इन पर कानून निर्माण करने का अधिकार केंद्रीय विधानमंडल का होगा। तो दूसरी ओर यहाँ जो प्रांतीय सूची के जो विषय हैं इनमें प्रमुख विषय रखे गए थे जो स्थानीय स्तर के थे वो थे स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कल्याण, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था, सिंचाई, अकाल, पीड़ित सहायता, राजस्व कर, कृषि, जंगल, जेल व पुलिस। ये जो विषय थे इनको राज्य सूची में रखे थे और ऐसी स्थिति में स्पष्ट कर दिया था कि प्रांतीय सूची पर कानून निर्माण करने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडलों के पास में रहेगा। तो ये अच्छी बात थी कि अब से पहले जो अधिकतम अधिकार है वो केंद्र के पास में थे और अब यहाँ पर राज्यों को भी अधिकार सौंपे गए और ये कर दिया कि उन पर कानून निर्माण करने का अधिकार राज्यों के पास में रहेगा। लेकिन अभी भी एक बात थी कि राज्य का विधानमंडल जो कानून निर्माण करता था उसमें गवर्नर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर कर सकता था। नेक्स्ट बात आती है इसमें निर्वाचन व मताधिकार। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा जो निर्वाचन है उसकी भी व्यवस्था है वो की गई और मताधिकार है उसका भी पूरी तरीके से विस्तार किया गया था। इससे पहले जो हमारे भारत में निर्वाचन चलता था दो प्रकार की निर्वाचन व्यवस्था होती है, एक तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट और एक होती है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। तो अब से पहले जो चलता था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन चलता था। अब इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन को तो समाप्त कर दिया गया और अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है उसको 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा अपना लिया गया। इससे ये हो गया कि जनता सीधे सीधे अपने मत का प्रयोग करने लगी और अपने प्रतिनिधियों को चुनने लगी। पहले क्या होता था कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती थी, वो प्रतिनिधि किसी और प्रतिनिधि को चुनते थे, तो इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम था। अब डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम में उसको अपना लिया। उसके बाद में जो मताधिकार है उसका भी विस्तार किया गया। इसमें यह था कि जितना मताधिकार ब्रिटिश सरकार ने केंद्र और प्रांत या भारतीय जनता को दे रखा था उसमें 10% की वृद्धि और कर दी थी। अब ये हो गया कि भारत की जनता के पास में वोट देने का अधिकार और ज़्यादा हो गया और 10% की जो वृद्धि है वो इसमें और ज़्यादा हो गई थी। तो ये भी एक लोकतंत्र की दिशा है या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, उसमें एक अच्छा प्रयास है, वो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा माना जाता है। और लास्ट बात जो उसमें आती है, लास्ट लक्षण आता है इसका, वो है कि नरेश मंडल की स्थापना। हमारा जो भारत है वो दो प्रकार से एक हुआ था। एक तो थे यहाँ पर प्रांत, ब्रिटिश शासन के प्रांत, और दूसरी थी यहाँ पर देशी रियासत। इन दोनों को ही एक कर दिया था और एक भारत बन गया था, केंद्र बन गया था। अब यहाँ पर जो देशी रियासतें हैं इनके लिए एक नरेश मंडल की स्थापना की।
और ये जो नरेश मंडल की स्थापना है ये 8 फरवरी 1921 को की गई। इसमें कुल 121 प्रांतों के राजा थे जो इस नरेश मंडल में थे। इसमें 109 प्रांत हैं, वो तो महत्वपूर्ण थे, और बाकी के कम महत्वपूर्ण स्तर के थे, लेकिन सभी इसके सदस्य थे। अब इसमें यह कर दिया कि इस नरेश मंडल की व्यवस्था के द्वारा कि प्रांतों का जो शासन है या देशी रियासतों का शासन है वो राजाओं के हाथ में है, और ये जो राजा है वो अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करके और ब्रिटिश शासन है उससे सीधे सीधे इस नरेश मंडल के द्वारा अपनी जो बातें हैं, अपनी मांगे हैं, वो सारी की सारी रख सकते हैं। तो ये जो नरेश मंडल की स्थापना है ये भी एक देशी रियासतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अच्छा प्रयास था। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम है वो उत्तरदायी शासन की दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास था। बहुत लंबे समय से हमारे भारत में ये मांग उठ रही थी कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए, और गांधी जी ने भी जो सहयोग किया था ब्रिटिश शासन का वो इसीलिए किया था कि आप हमें स्वतंत्रता देंगे। हालांकि 1919 में युद्ध समाप्ति के बाद में ब्रिटिश शासन ने भारत को कोई स्वतंत्रता नहीं दी। गांधी जी असहयोगी हो गए थे, उन्होंने आंदोलन भी चलाया था, लेकिन एक प्रयास जरूर इसमें किया गया था, वो था 1919 का भारतीय शासन अधिनियम। इसमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की भी स्थापना की गई थी। काफ़ी हद तक मैंने आपको इन लक्षणों के बारे में बताया कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी, लेकिन कुछ ऐसी कमियां भी इस 1919 के अधिनियम में छोड़ दी थी जो आगे चलकर भारतीय जनता को ऐसा लगा कि ये 1919 का अधिनियम है, इसमें भी कमियां हैं और ये भी हमें पूरी तरीके से उत्तरदायी शासन की स्थापना प्रांतों में नहीं करता। इस वजह से जनता और मांग करती रही कि एक और अधिनियम बनाया जाना चाहिए और प्रांतों का जो शासन है वो आंशिक नहीं अपितु पूरी तरीके से उत्तरदायी होना चाहिए। और फिर ब्रिटिश शासन ने इस दिशा में प्रयास भी किया और प्रयास करके जो दूसरा भारतीय शासन अधिनियम उन्होंने आगे चलकर बनाया था वो था 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। हम आज इनके लक्षणों को हमने अध्ययन किया है। आगे हम 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है उसके बारे में जानेंगे कि क्या ऐसी आवश्यकता हो गई जो ये अधिनियम बना और इस अधिनियम के किस किस प्रकार के लक्षण थे। आप स्टडी करते रहिएगा। धन्यवाद।